हमारी नींद, यानी ये पाठ संख्या 9 है और हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके जितना भी होगा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये हमारी नींद, तो अब क्वेश्चन संख्या 1 से हम लोग करेंगे। यहाँ से हमारी नींद, हमारी नींद कविता के शीर्ष को सार्थक पर प्रकाश डालें। तो हमारी नींद कविता पर सार्थक प्रकाश डालें, तो इसमें कैसे हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ देखना है। तो इस तरीके से लिखना, यह शीर्ष विषय वस्तु प्रधान ही। यह क्या है? ये जो शीर्ष है यानी हमारी कविता का शीर्ष की सम सार्थकता पर विषय पर, तो ये शीर्ष विषय वस्तु प्रधान है। और ये कैसा है? विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक छोटा है। शीर्षक कैसा है? छोटा है और आकर्षक भी है। और कैसा है? ये शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। आकर्षक भी। इसका शीर्षक पूर्ण रूपेण से केंद्र में चक्कर लगाता है। इसका जो शीर्षक है पूर्ण रूपे किस चीज में, यानी केंद्र मतलब बीच में चक्कर लगाता है। जहाँ शीर्षक शीर्षक सुनकर, यहाँ जहाँ शीर्षक सुनकर यह जानने की इच्छा प्रकट की जाती है, जहाँ शीर्षक को सुनकर ये जानने की इच्छा प्रकट की जाती है, अतः सब मिलकर शीर्षक सार्थक है। अच्छा, सब मिलकर क्या है? शीर्षक मिलकर शीर्षक ही सार्थक है। इनकार करना ना भूलने वाला कौन है? कवि के भाव स्पष्ट कीजिए। इनकार करना और ना भूलने वाला कौन है? कवि के भाव स्पष्ट कीजिए। तो आज उत्तर में लिखेंगे, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संविधान और वैधानिक स्तर को कोई गलतियां कर जाते हैं, है ना। तो आज भी हमारे समाज में क्या है? कुछ ऐसे हठधर्मी है जो संविधानिक और वैधानिक, संविधानिक मतलब होता है किताब और वैधानिक मतलब कानूनी स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं। और क्या है? कई गलतियां कर जाते हैं, यानी कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूल या गलतियों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो अपनी गलतियां और भूल को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते। साफ तौर पर वो क्या कर देते? अपनी भूल को क्या कर देते? इनकार कर देते। जैसे लगता है कि उनकी दलीलें काफ़ी साफ और मजबूत हैं, और जैसा लगता है कि क्या है, उसकी दलीलें काफ़ी साफ और मजबूत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? इनकार करना ना भूलना वाले कौन कवि को भाव स्पष्ट करे। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर गलतियां कर जाते हैं। तो उसे क्या कर जाते हैं? संवैधानिक रूप से गलतियां कर जाते हैं और कानूनी रूप से गलतियां, संवैधानिक रूप से गलतियां कर जाते हैं और कानूनी रूप से गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूल को गलतियां स्वीकार, लेकिन वो अपनी भूल की गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हुए साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते। वो साफ तौर पर क्या है? अपनी भूल को इनकार कर दे। जैसे लगता है कि उनकी दलील काफ़ी साफ और मजबूत है, और जैसे लगता है कि उनकी दलीलें जो वो बात बोल रहा है उसकी क्या है? वो साफ और सुथरी है या मजबूत है। हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंबा की रचना करते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। तो बिंबा की रचना करते उसे स्पष्ट कीजिए। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वेरन डंगवाल ने मानव जीवन पर एक बिंब उपस्थित किया है। क्या किया है? पर कविता के जो प्रथम अनुच्छेद में कवि वेरन डंगवाल ने मानव के जीवन के एक बिंब उपस्थित किया है। सुविधा भोगी क्या बोला है? उसको विडंबना को क्या ऊपर बिंब उपस्थित किया? सुविधा भोगी है, आराम पसंद है। क्या? सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद रूपी आकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, तब भी वह प्रकृति के वातावरण में एक छोटा बीज अपनी कर्मठता रूपी सिंगों से धरती की सतह रूपी संकट को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यही यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सिंग, फूली हुई बीज, छते, यह सभी बिंब के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, हमारी नींद कविता का जो प्रथम अनुच्छेद में बिंब की रचना करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो कविता का जब हम लोग वहाँ लिखेंगे परीक्षा में, तो क्या लिखेंगे? वहाँ जैसे ऐसे लिखेंगे, कविता के प्रथम अनुच्छेद में, यहाँ तक लिखेंगे कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरन डंगवाल ने मानव जीवन, जो मानव है जो मानव का जीवन का है एक प्रतिबिंब उपस्थित किया है। तो यहाँ तक पहले में क्या लिखा है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि डंगवाल ने मानव जीवन को प्रतिबिंब उपस्थित किया है, यहाँ तक लिखेंगे। तो वो क्या किया है? तो
पहला बताया जो प्रतिबिंब उपस्थित किया वो कौन सा होगा? पहला होगा सुविधा भोगी। पहला क्या होगा? सुविधा भोगी। दूसरा आराम आराम पसंद जीवन, नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढक लेना। अकर्मण्यता मतलब होता है जो काम करने के बाद फल नहीं मिलता है। अकर्मण्यता का मतलब होता है जो काम जैसे नींद आप खूब ले रहे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो अकर्मण्यता का मतलब होता है चादर से अपने आप को ढक कर सो जाता है। तब भी प्रकृति के वातावरण में एक छोटा बीज अपनी कर्मठ तप रूपी सिंहों से धरती के क्या करता सत्ता रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद अंकुर कोमल सिंह फूली हुई बीज छत यह सभी बिंब रूप में उपस्थित हैं। और ये कैसी है? बिंब रूप में उपस्थित हैं। मक्खी के जीवन कर्म के कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आस है? उत्तर में हम लोग लिखेंगे जो मक्खी का जो जीवन कर्म है कवि द्वारा उल्लेख किया जाने का क्या आशय है ना? तो आप लोग हम यहाँ करेंगे मक्खी के जीवन कर्म में कवि द्वारा, यानी मक्खी के जो जीवन है कर्म कवि के कर्म द्वारा उल्लेख किया जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन। यानी क्या है? निम्न स्तरीय जीवन। निम्न स्तरीय जीवन का संकीर्णता को दर्शाना। और क्या है? निम्न स्तरीय जीवन को क्या है? संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन कर्म चलता रहता है। सृष्टि में क्या है? अनेक जीवन कर्म चलता रहता है। वह जीवन कर्म के व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बांधे है। तो वह जीवन कर्म क्या लिखा? कर्म को अकर्मठता। तो मक्खी के जीवन कर्म क्या है? कवि द्वारा उल्लेख किया जाने के आशय क्या है? कि उनका जो जीवन स्तर है बहुत ही नीचा है, दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन कर्म चलता रहता है। वह जीवन कर्म के व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है। क्या है? बोध कराता है। लेकिन मक्खी के जीवन कर्म केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। तो ऐसे तो मक्खी क्या है? परजीवी है और क्या है? सुविधा भोगी का जीवन का बोध कराता है। कवि गरीब बस्तियों को क्यों उल्लेख करता है? तो गरीब जो गरीब है कवि है गरीब बस्तियों को क्यों उल्लेख करता है? तो उत्तर में कवि गरीब बस्तियों को उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है। तो कवि जो है गरीब की बस्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून रोटी के लिए काफ़ी मुकसद करना भी तरसते हैं। तो कवि क्या कहता है? कवि क्या कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद भी तरसता है, वहाँ पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ। वहाँ क्या करना है? पूजा पाठ, देवी जागरण आदि सब कुछ स्वार्थी लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए गरीबों को उपयोग करते हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ देखिए, कभी गरीब बस्तियों को लोग क्यों करते हैं? तो कभी गरीब बस्तियों को उल्लेख करने के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है, यानी काफ़ी कमाना खाना पड़ता है, मतलब बहुत मुकस्सर से क्या है 2 रोटी कर कमाता है, उसके बाद भी तरसते हैं और उसके बाद भी तरसते हैं। वहाँ पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ करके देवी जागरण जैसे महोत्सव कुछ स्वार्थी लोग और कुछ क्या है? स्वार्थी लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए गरीबों लोग को उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? इसी से कारण क्या है? तो गुरु क्या करता है? पूजा पाठ के नाम पर गरीबों लोगों को क्या करता है? धन उखाड़ता है, मतलब चंदा लेता है, देवी जागरण पर चंदा रहता है और कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करता है, उल्लू से अपना काम बनाने के लिए गरीबों को लोगों को उपयोग करता है और इसमें क्या करता है? गरीबों लोगों के उपयोग करता है। ठीक है, यानी जिसके पास शिक्षा हो जाएगा तो ज़्यादा क्या होता है? पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाएगा, देवी जागरण में पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है? बड़ी मुशक्कत से मेहनत से पैसा कमा लेता है और उसके लिए और वो क्या करता है? गरीबों को उपयोग करता है। इसी दृष्टि में कवि कहते हैं हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारों को जिक्र किया है? हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारों को जिक्र किया है और क्यों? तो यहाँ हम लिखेंगे कवि यहाँ उन अत्याचारों को जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी हैं। कवि क्या करता है? कवि यहाँ उन अत्याचारों को जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी है, आराम पसंद जीवन है, लाभ उठाते हैं। तो क्या करते हैं? तो हमारी कविता में कवि अत्याचार जिक्र करते हैं। कवि यहाँ उन अत्याचारों को जिक्र करते हैं, यानी उन अत्याचारों को जिक्र करता है। अत्याचारी किसको बोलते हैं? जो अत्याचार करता है जो हमारी सुविधा भोगी है। वो क्या है? जो हमारी सुविधा भोगी है, आराम पसंद जीवन से लाभ उठाता है। और हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से क्या होता है? लाभ होता है। हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार दौड़ते हुए बढ़ते जाने हैं। हमारी क्या है? हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाला जीवित नहीं रह पाता है और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने का बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं।
कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है। पाठ ये प्रश्न संख्या 7 है। कविता में एक ऐसा भी शब्द नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करने पड़े। यह कविता का भाषा की शक्ति है या सीमा, स्पष्ट कीजिए। तो के आलोक में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह भाषा की शक्ति है। क्योंकि भाषा को किसी सीमा में बांध कर रखना भाषा का विकास पर पहरा देना है। भाषा का अनमुक्त रहने में से ही भाषा की व्यक्तता संभव हो सकती है। अतः यह कविता भाषा की सीमा नहीं होकर उसकी शक्ति है, और यह भाषा की सीमा ना होकर उसकी क्या है, शक्ति है। ठीक है। वीरन डेंगवाल रचिता हमारी नींद शीर्षक कविता के सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो हम लोग को यहाँ अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। यानी आप कहानी पढ़ें यानी कविता पढ़ें तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप पूरा समझ जाइएगा। उत्तर में हमारी नींद में, हम नींद में सोते हैं। हम क्या करते हैं, हम सभी क्या कर सोते हैं, नींद में सोते हैं। इसका यह अर्थ है कतई नहीं होता है कि सृष्टि का विकास कम रुक गया है। तो इसका यह विकास नहीं होता। हम जब नींद में सोते हैं तो इसका यह नहीं विकास होता कि हम सो गए तो पूरी सृष्टि का विकास क्या हो गया, रुक गया है। हमारी नींद में भी प्रकृति का विकास कर्म अग्रसर होता रहता है। तो कहने कवि कह रहे हैं कि हमारी नींद में भी प्रकृति का विकास कर्म क्या है, अग्रसर होता रहता है, यानी वो लगातार कर्म चलता रहता है। हमारे सोने और जागने के बीच पेड़ कुछ इंच बढ़ जाता है। तो हमारे जब सोते हैं और जागने के बीच क्या होता है, पेड़ क्या होता है, कुछ इंच बढ़ जाता है। पौधे में कुछ सूते की वृद्धि हो जाती है और पौधे में क्या हो जाती है, कुछ वृद्धि हो जाती है, तथा अंकुर अपने कोमल और लघु सींगों से बीज की छत्ता छिलके के भीतर से धकेलना शुरू कर देता है। हमारी नींद जितने घंटे की होती है उसमें मधुमक्खियों के जीवन कर्म पूरा हो जाता है। तो क्या कह रहा है, मधुमक्खी क्या उसमें जितना हमारे नींद हो उसमें मक्खी का जीवन का कर्म क्या होता है, पूरा हो जाता है। मक्खियों के अनेक शिशु पैदा होते हैं और मक्खियों क्या होता है, अनेक शिशु पैदा होता है और उनमें से अनेक मृत्यु की भी प्राप्त हो जाता है। हमारी नींद में ही गरीबी बस्ती में धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हो जाता है। हमारे क्या होता है, तो ये कहने का मतलब है जो जितना गरीब रहेगा वो जितना धार्मिक रहेगा। तो हमारी नींद में ही गरीब बस्तियों में क्या होता है, धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हो जाता है। हम जागकर भले ही सोचे हैं कि हमारे सोने में प्रकृति के सहारे विकास रुका हुआ है था। तो भले हम जाकर भले ही भूल सोच कि हमारे सोने में प्रकृति का सारा विकास रुका हुआ है। यह सोचना एकदम सही नहीं होता है। जीवन को घेरना, बांधना, रोकने के अनेक प्रयास होता है। जीवन को क्या है, घेरने और बांधने के रोकने के लिए अनेक प्रयास होता है। हमारे हटीला जीवन इसके बावजूद अपनी प्रकृति से कोई समझौता नहीं करता। वह बढ़ते ही जाता है और आगे। हमें भी असंख्याएं ऐसे हैं जो बाधाओं को सामना नहीं कर पाते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं। पर कुछ ऐसे ही हैं जो भीतर बहुत मजबूत होता है। वह झुकना नहीं जानता। वह शिकार का दुष्परिणाम जानता है। वे भी बड़े साहस के साथ क्या होता है, बड़े साहस के साथ साफ इनकार करने के आदी होता है। प्रस्तुत कविता जीवन की यह जय की कविता है। जीवन अवरोध को नहीं जानता है। जीवन क्या होता है, अवरोध को नहीं जानता। हुआ हर अवरोध को हंसते हुए पार कर जाता है। उसकी प्राकृतिक सत्ता विकास की होती है। वह रुकना नहीं जानता, वह झुकना नहीं जानता है। हमारी नींद के बावजूद की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी नींद पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद नाम शीर्षक से उद्भूत हैं। इस अंश में हिंदी काव्यधार के समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल ने वैसे लोगों के चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। क्या करते हैं, आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। तो प्रस्तुत हमारी नींद पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में हिंदी काव्यधार के समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल ने वैसे लोगों को चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन कर्म कभी रुकता नहीं है। समय का चक्र के समान बिना किसी प्रतीक्षा किए हुए अनवरत मतलब लगातार आगे ही बढ़ता जाता है। यदि हमारे समाज के कोई व्यक्ति सुविधा भोगी आराम के जीवन पसंद करता है तो कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा भी हो जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ते जाता है जो कर्मवाद का संदेश देता है। और जो क्या देता है, कर्मवाद का संदेश देता है। यन साधना तो सभी जुटा लिया है, अत्याचारियों ने की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधिल के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्भूत हैं। कवि के वीरेन डंगवाल सामाजिक अत्याचारों की
की करतूतें के पर्दाफाश किया। आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के आराम मतलबी बना लिए हैं। ऐसे ज़िंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है। तो क्या है, आराम मतलबी जीवन किसके लिए खतरनाक है? और ऐसी ज़िंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है, परिधि में रहती हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी विविधता के लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने के पीछे नहीं हटता। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधना अपनाते हैं। व्याख्या करें, गरीबी बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लौटो पर। तो व्याख्या करें 11 नंबर प्रश्न है और यहाँ से करना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वेरन डेंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है। इस अंश में कवि ने उन लोगों को चित्र खींचा है जो गरीब बस्ती में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन कराते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थ पूरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबी के प्रति हमदर्दी नहीं, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी यह सभी गरीबों की ये आंतरिक व्यर्थता से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। और ये मेरा चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया।